नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज दिन भर आपको 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखाते रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के रुझान आपको दिखाए और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी बहुमत का आंकड़ा खुद के बूते पर नहीं छू पाई है। लेकिन इसी के साथ साथ एनडीए की सरकार बनना तय है, जिसे लेकर बीजेपी दफ्तर में भी एक्शन है। बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन एनडीए खेमे में कैसी गहमा-गहमी है, सबसे पहले मैं आपको वो बताने जा रही हूं, क्योंकि बीजेपी ने जीत का आंकड़ा खुद नहीं छुआ है। इसीलिए दिल्ली में कल बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है। अब दिल्ली में बड़ी बैठक का मतलब क्या है? फिर एनडीए सरकार बनाने पर चर्चा होगी, मंथन होगा। लेकिन उससे पहले फोन कॉल्स जा चुकी हैं। मोदी शाह ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के साथ, बीजेपी के साथ है। जेपी नड्डा और अमित शाह की भी मुलाकात हुई है। इसी के साथ नड्डा के साथ राजनाथ सिंह की भी बड़ी बैठक हुई है। ये सारी बैठकें आज जैसे जैसे रुझान आ रहे थे, बैठकें शुरू हो गई थी। जेपी नड्डा के साथ राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक आज हुई और अमित शाह ने आज कई फोन मिलाए। अमित शाह ने जीतन राम मांझी को फोन किया, बिहार के जो बड़े नेता हैं, जो घटक दल हैं, उन्हें फोन किया है। उन्होंने चिराग पासवान को भी कॉल किया है, जो 5 सीटें जीत रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार से मिलने के लिए वहां पटना में सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, बीजेपी के नेता, उप मुख्यमंत्री, वो पहुंचे हैं नीतीश कुमार से मिलने। वहीं नतीजों के बाद इंडी गठबंधन की भी बैठक हो रही है। ऐसे में कल दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेता जुटेंगे, तो दूसरी तरफ एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है अगली नरेंद्र मोदी सरकार और एनडीए सरकार को लेकर मंथन के लिए। तो ये एक्शन इस वक्त दिल्ली में जारी है, जहां पर इंडिया गठबंधन के भी नेता जुटेंगे। लेकिन मुझे बोला जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। Everybody who has participated in this election, I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the Constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। तो राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे हैं। 44 का आंकड़ा पिछली बार कांग्रेस ने छुआ था, इस बार वो आंकड़ा बढ़ा है और इसीलिए राहुल गांधी मीडिया के सामने आए हैं। मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि इधर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। शाम 7 बजे का समय है बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं लगातार, वो भी आपको बता रही हूं। कार्यकर्ताओं को मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुख्यालय में हमारी सहयोगी। ये तस्वीरें पहले आपको दिखा देती हूं। देखिए, ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी मुख्यालय में जश्न मन रहा है, क्योंकि फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। 400 पार की बात थी, 400 नहीं है, 300 नहीं है, लेकिन एनडीए की सरकार है। 291 का आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसीलिए बीजेपी वहां पर मुख्यालय में आप तस्वीरें देख रहे हैं, ढोल नगाड़े और जश्न की तस्वीरें।
कि आज बहुत सारी बैठकें हो रही हैं। इस बीच बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रही है, वो भी जरा चला देते हैं चेतन। योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी बैठक लखनऊ में हो रही है। योगी आदित्यनाथ वहां पर दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी में दोनों डिप्टी सीएम्स यानी कि उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। यह लखनऊ में हो रही है बैठक। उत्तर प्रदेश के जो रुझान सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है और इसीलिए इस वक्त एक अहम बैठक योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं बड़ी बैठक अपने डिप्टी सीएम्स के साथ और वहां पर डिप्टी सीएम्स के साथ एक बैठक कर रहे हैं। और आपको दिखाती हूं कि इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी तस्वीर क्या है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मंथन क्या है, वो भी आपको दिखाती हूं। नई सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का एक बड़ा रोल है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की 16 सीटें वो जीत रहे हैं और वहीं नीतीश कुमार 12 सीटें जीतते दिख रहे हैं। ये 12 और 14 के बीच में चल रहा है क्योंकि अभी रिजल्ट सेटल हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही बीजेपी के लिए और एनडीए सरकार के लिए इस वक्त अहम हो जाते हैं। आगे चलाइए इसे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये गलत फिगर्स चल रही हैं, इनको जरा ठीक कराइए क्योंकि ये दोनों ही नेता इस वक्त बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं और इसको भी एक तरह से एक स्ट्रैटेजी समझिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही घटक दलों को चुनाव से पहले बीजेपी में जोड़ा था और आज एनडीए के लिए यही दोनों दल अहम हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को कन्वीनर बनाने का ऑफर दिया है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार से मिलने सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। नीतीश कुमार खुद दिल्ली थे और वहां इस वक्त सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये दोनों ही घटक दल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त एनडीए के लिए। तो ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है और मैं आपको बताऊं कि बड़ी खबर समाजवादी पार्टी को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर भी आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं कल। स्मृति ईरानी इस वक्त बोल रही है, जरा सीधे स्मृति ईरानी को सुन रहे हैं। स्मृति ईरानी इस वक्त 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान हैं तेजबान सिंह, राम प्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है
संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो आपने ईरानी कह रही हैं कि आगे के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है अपनी सीट गवा देने के बाद मीडिया के सामने आना और बात करना, ये मुश्किल है। लेकिन स्मृति ईरानी आई हैं अभी और ये तस्वीरें आपको बनारस की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जुड़ रहे हैं, अभिषेक झा को आप देख सकते हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हम शाजिया इल्मी जी को बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले भाटी जी बधाई दे देती हूँ आपको, भाई आपकी पार्टी जो है इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं, तीसरी नंबर की पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के अभी जो ट्रेंड्स हैं जो कि मुझे लगता है नतीजों में तब्दील होंगे, 37 सीट्स 37 सीट्स है। तो मुझे लगता है पहले तो बधाई दे रही हूँ आपको, आप लोगों ने उम्मीद की थी इस तरह के प्रदर्शन की, आप तो कह रहे थे कि नंबर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। लेकिन मैंने आपके चैनल पे भी एक दो बार शो में जब एंकर ने पूछा कि कितनी सीटें आएंगी आपकी, हाँ मुझे याद है, हो सकता है मैंने आपके में भी कहा हो, लेकिन ऐश्वर्य कपूर पूछ रहे थे यहीं बैठ के, और जब मैंने कहा 40 तो बहुत जोर से हंसे हो। मतलब हमें बहुत, मुझे तो आप कभी आंकड़ा नहीं देते, ये मैं बोल दूं, आपने कभी मुझे आंकड़ा नहीं दिया, आपने कहा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे आपके ध्यान नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य कपूर का मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने दूसरे चैनल पे भी ये कहा था और हमें उम्मीद थी, ऐसा नहीं कि हम हवा में कह रहे थे, लेकिन इतना जरूर था कि जिस तरह का माहौल बना रखा था बीजेपी ने, खासतौर से मीडिया ने, 400 पार, तो हम 30-40 कहते थे कि 30 कम से कम और 40 तक हम पहुंच सकते हैं। हम डरते थे 40 कहते हुए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जाति धर्म सांप्रदायिकता की राजनीति को नकार दिया है, हवाबाजी की राजनीति को नकार दिया है, और सबसे बड़ा संकेत तो अयोध्या सीट को समाजवादी पार्टी को जिता के दिया है, फैजाबाद सीट जहां श्री राम का मंदिर मौजूद है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि श्री राम का प्रकोप भी बीजेपी पे हुआ है। प्रभु श्री राम भी बीजेपी से नाराज थे और इस बात पे नाराज थे कि ये कह रहे हो कि हम राम को लेकर आए हैं, तो इस बात, ये राम का अपमान था और राम इस बात से इन्हें। देखिए भाटी जी, अब जो कि ये रिजल्ट सामने हैं, ये बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे पलटी है, क्योंकि एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे कि बीजेपी की तकरीबन 60 से 70 सीटें आ सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की बीजेपी से ज्यादा सीटें आना, ये शायद किसी ने बात नहीं की थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आपकी पार्टी तो तीसरी नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है नेशनल लेवल पे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी तस्वीर है। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी, बहुत सारा स्पेक्यूलेशन अभी अभिषेक जी आपके नेता को लेकर चल रहा है, नीतीश कुमार जी को, और मैं, क्योंकि कंचना यादव जी आरजेडी की हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, लेकिन वहां पर जैसे ही आंकड़े जो स्क्रीन पर आ रहे हैं 290 और 234 इंडिया गठबंधन, दो ऐसे आंकड़ों को देखते ही सबसे पहले ध्यान नीतीश कुमार जी पर जाता है और लोग सवाल पूछने लगते हैं। अभिषेक जी, अच्छा है कि आपका ध्यान नीतीश कुमार जी पर है और बहुत तरह की बातें। जी जी, मेरी आवाज सुन पा रही है आपको? जी जी आ रही है, प्लीज बोलें। हाँ, नीतीश कुमार जी पर आपका ध्यान है, देश के लोगों का ध्यान है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हैं। बहुत सारे लोग नीतीश जी के विषय में बहुत सारी बातें कह रहे थे, हमारी राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन बिहार से जिस तरह से महागठबंधन के सामने हमारे एनडीए के अलायंस ने परफॉर्म किया है, वो सबको जवाब देने के लिए काफी है। हमारी पार्टी ने जैसा परफॉर्म किया है, सबको जवाब देने के लिए काफी है। देखिए, मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। लाइनें हैं कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। हमारा लक्ष्य है कि देश में एक सशक्त सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बेहतर कर ही रहा है। तो बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के विषय में बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, नेता के विषय में बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। हाँ। और सोचना ये चाहिए इस इंडिया अलायंस की परिकल्पना बिना नीतीश जी के एफर्ट्स के पूरी हो पाती। कि अगर पटना में पहली बैठक नहीं होती इंडी की, तो क्या कभी ममता समर्थन देती नजर आती कांग्रेस पार्टी को? क्या अरविंद केजरीवाल जी नजर आते? क्या समाजवादी पार्टी नजर आती?
तो ये सारे प्रयास नीतीश कुमार जी के हित थे और ये लोग इन बातों को नहीं समझ पाए और आज उन्हें इस बात की अहमियत समझ में आ रही होगी कि नीतीश जी होते तो कैसा हो। खैर, अब खुशी मनाए इनके उम्मीदवार पर अभिषेक जी, समस्या ये है कि वो अभी भी कहीं सोचने लगे कि नीतीश जी हो तो अच्छा हो। समस्या ये है, सवाल यही उठ रहे हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर तो एक पूरा स्पेकुलेशन हो गया कि शरद पवार जी ने बात भी कर ली नीतीश कुमार से, फिर वहां से क्लैरिफिकेशन आया हमारी बात नहीं हुई। केसी त्यागी जी ने बोला कि भाई हमने किसी से बात नहीं की और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये चर्चाएं हो रही हैं और वो क्योंकि ये नंबर्स ऐसे हैं 291 एनडीए, इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं। ये अगर 300 पार होता या 350 होता तो कोई चर्चा नहीं करता और ये स्वाभाविक है। एक बार जरा धीरेन्द्र जी को भी स्क्रीन पर ले लीजिए। ये कोई चर्चा नहीं करता है। आपकी चर्चा हो रही है क्या नीतीश कुमार जी से? ऐसी कोई खबरें हैं क्या भाटी जी? भाटी जी जी नहीं, मैं ये तो ना हमारे स्तर पे बातचीत होती है ना हमारे स्तर पे जानकारी होती है, लेकिन मेरे पास ये संकेत जरूर है कि एनडीए के 3 सहयोगी आज रात 12 बजे तक इन्हें छोड़ के दूसरी तरफ हो जाएंगे। और वो 3 सहयोगी कौन? अच्छा, फिर ये खबर कैसे होती है आपके पास? ये खबर कैसे है? वो नहीं है, लेकिन ये वाली है कि 3 घटक दल छोड़कर आ जाएंगे इस पाले में। तो ये तो बहुत अंदर की खबर ये आपके पास है, लेकिन ये नहीं है कि नीतीश कुमार पर चर्चा हो रही। नहीं, नीतीश कुमार अच्छे समाजवादी नेता हैं, समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। हाँ। संभव है वो कोई निर्णय ले, लेकिन उनसे कोई बात हुई है नहीं हुई है, देखो हम झूठ तो बोलेंगे नहीं। और ये आपको भी अनुमान है कि हम प्रवक्ता हैं पार्टी के, हमारे लेवल पर थोड़ी बातचीत होती है। तो वही नेता करेंगे, बातचीत करेंगे। वही तो मैंने कहा, फिर ये कैसे पता है कि 3 दल छिटक कर आ रहे हैं आपके खेमे में? ये क्या प्रवक्ता को पता होगा? ये तो बाजार में चर्चा गर्म है और ये तो बाजार में तो कितनी चर्चाएं होती है। इस चुनाव में एक जो बड़ा संकेत है सुचरिता जी, हाँ। आपने ध्यान दिया नहीं दिया जी, बोले। देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। दूसरे, वाराणसी में मोदी जी खींचतान के 1.5 लाख वोट से जीते हैं। उनसे ज्यादा वोट से श्री अखिलेश यादव जीते हैं, उनसे ज्यादा वोट से डिंपल यादव जीती हैं, उनसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जीते हैं। तो ये मोदी जी की विफलता है, सफलता नहीं है। और अगर सरकारी संसाधन जिस तरह वाराणसी में लगाए गए, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम प्रदेश के मंत्री, तमाम सरकारी संसाधन जुटे रहे, अगर वो ना होते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, तो मोदी जी चुनाव हारे हैं। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आप इस इलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। ये आंकड़े आने के बाद भी मैं तो सोच रही हूँ अगर ये नहीं आते तो फिर तो आप पता नहीं क्या क्या कहते। अभी भी आप कह रहे हैं फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। फेयर इलेक्शन होता तो यूपी में बीजेपी 0 होती। सरकारी संसाधनों का ज्यादा हो गया ना भाटी जी, ये तो ज्यादा हो गया ना। मैं नहीं, ज्यादा नहीं हुआ है। यूपी में 0 हो जाती बीजेपी। मैं देखिए, सुनिए, आपने हमें 3 महीने नहीं बोलने दिया। 3 महीने जब हम कहते रहे, हम शिकायत करते रहे। आपकी बताइए, बोले हैं जाकर जनता के बीच, तभी तो इतनी सीटें आई हैं। बताया ना कि क्या आज भाटी जी बहुत प्रसन्न है और उनका दिन भी है भाई, प्रसन्नता बनती भी है। रहता था तब भी मुस्कुरा के जवाब देता था मैं तो। लेकिन हम, ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी ने संसाधनों का दुरुपयोग किया। जगह जगह पुलिस ने लाठियां चलाई, वोट नहीं डालने दिया, वोटर लिस्ट से नाम काटे गए और हमारे कैंडिडेट्स को परेशान किया गया, उन्हें घरों पे बंधक तक बना दिया गया। सर, एक खबर भाटी जी, एक खबर आ रही है, वो जरा ले लेते हैं। दिल्ली आ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और कल तक दिल्ली पहुंच सकते हैं नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू को कन्वीनर बनाने का ऑफर बीजेपी ने दिया है, वो एनडीए के कन्वीनर बने। चंद्रबाबू नायडू कल दोपहर तक दिल्ली आ सकते हैं। अब देखिए, कल बहुत सारी बैठक है, एक इंडिया गठबंधन की बैठक है दिल्ली में, एक दूसरी तरफ जेपी नड्डा के आवास पर बैठकें आज हो रही हैं, कल भी बुलाई गई है, और वहीं चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू को लेकर खबरें ऐसी भी है कि संयोजक बनाए जाने को लेकर उनको ऑफर भी दिया गया है। और इस ऑफर के बीच खबर यह है कि वो दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली आकर क्या चर्चा होगी, क्या इस पर बातचीत होगी, संयोजक को लेकर वो हामी भरते हैं या नहीं। और बताया ये भी गया कि 48 घंटे में ये तय हो जाएगा कि जो ऑफर उनको दिया गया है वो उस पर कितना तैयार है। लेकिन इस बीच जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के घर पर हो या दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर हो। वहीं कांग्रेस ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और अब तैयारी इस बात की सुचरिता कि आखिर कैसे कौन क्योंकि इंडिया गठबंधन के दावे अपने कि भाई हम सरकार बना रहे हैं, एनडीए के कह रहे हैं कि सरकार हमें बनी रही है हमारी, क्योंकि नंबर्स हमारे पास है। लेकिन अब एक बार मैं कंचना जी के पास जाऊंगी, धीरेन्द्र जी को भी स्क्रीन पर जरा ले लीजिए। कंचना जी, मैं महाभारत में कई बार ये बात बोली है, आज तो रिजल्ट का दिन है, कि सारे विपक्षी नेताओं में सबसे एक्टिव इस चुनाव में तेजस्वी यादव रहे। कई रैलियां उन्होंने कल डाली, उनकी रैलियों में लोग भी आए, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुए। 4 सीटें आपको बिहार में मिल रही हैं, 4 सीटें, और उसमें जो सारण की सीट है वो आप हार रहे हैं।
देखिए हमें भी बहुत ज्यादा इस हिसाब नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 ही सीट है, बल्कि आप 9 सीटों पर आ गए हैं। जब अभी मैं इलेक्शन कमीशन की साइड देखकर बता रही हूँ आपको, और हर सीट पर इक्वली, चाहे वो आरजेडी की सीट हो, चाहे कांग्रेस की सीट हो, सीपीआईएम की हो, सीपीआईएमएल की हो, सबकी सीटों पर तेजस्वी जी ने इक्वली रैलियां की थी, प्रचार किए थे। तो हम इसको टोटल इंडिया अलायंस में काउंट करें ना, और इसमें कोई गुरेज नहीं, हमें कहीं कहाँ हम 0 पर थे और आप कह रही है कि आरजेडी 4 पर पहुंची है, तो हमारे पास तो कोई घाटा नहीं, हमें तो फायदा ही हुआ, घाटा हुआ है वो अपना देखे। लेकिन हम इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद करते थे, एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अगर आप साइट पे इलेक्शन कमीशन की जाएंगी तो देखेंगे कि बहुत ही स्लो काउंटिंग हो रही है। जहां दोपहर 2 बजे तक 50% काउंट कर लेने की बात हो रही थी देश भर में, वहां बिहार में मात्र 27% वोटिंग की काउंट हुआ था। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस क्यों हो रहा है? जिस सीटों पर हम आगे हैं वहां पर स्लो हो रहा है इलेक्शन। भाई कंचना जी टू बी फेयर, आप देखिए जो आंकड़े इस वक्त स्क्रीन पर हैं, उसके बाद भी अगर आप लोग सवाल उठाएंगे तो फिर लगेगा कि ये तो शख्सियत का हिस्सा बन गया कि सवाल ही उठाते रहो। आप इंडिया गठबंधन 233 है स्क्रीन पर, इसके बाद भी आप सवाल उठाएंगे। ये प्रूव हो गया कि एग्जिट पोल्स में सही टैली नहीं आई इंडिया गठबंधन की, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सवाल खत्म नहीं होते हैं। और मीसा भारती तो जीत रही है अपनी सीट, आपको तो खुश होना चाहिए। सवाल क्यों खत्म हो जाए? और सवाल भला खत्म होने क्यों चाहिए? पूरे इलेक्शन प्रोसेस में हमने देखा, पूरे इलेक्शन हमें कहीं भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया था, बावजूद इसके हमने फाइट किया। यूपी का हाल आप देख रही हैं, पूरे देश भर में हम जिस तरह से 235 पर आए, और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन रिजल्ट पूरा जब डिक्लेयर होगा तो ये सीटें हमारी और भी बढ़ेंगी। बीजेपी और खासकर एनडीए जो है उसकी सीटें और भी डाउन जाएंगी। तो सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होता। पूरे चुनाव प्रोसेस में एक चुनाव का जो वायलेशन हुआ, गाइडलाइन का जो वायलेशन हुआ, और हमने कंप्लेन लगातार करते रहे, और हर चीज के लिए हमें लड़ना पड़ा। चाहे वो इलेक्शन रैली में कुछ भी बोल देते हो, उनके कैंडिडेट कुछ भी बोल देते हो, उसके लिए हमें लड़ना। देखिए मैंने फिर भी कहा, देखिए कंचना जी, मैंने पहले भी कहा, अनामिका, आज के दिन जो टैली है वो स्क्रीन पर है। जो बड़ी लीड्स हैं या फिर जहां जीत रहे हैं वो एक्सेप्ट करना होगा, वो बीजेपी को भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सामने है। अगर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी उभर रही है तो बीजेपी के लिए यूपी में ये घाटा है, और उसको सोचना पड़ेगा कि ये घाटा क्यों है। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया जी जरा बता दीजिए, आप लोगों के लिए यूपी इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न बनकर उभर रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने आपको टॉपल ओवर कर दिया है। बिल्कुल यूपी के से जो नतीजे आए हैं और रुझान से बढ़कर अब बाकायदा वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, वाकई में इससे बहुत ही फिक्र की और चिंता का सबब है भाजपा के लिए। और मैं इस बात से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागूंगी, और हम लोग को सोचना पड़ेगा। और हम लोग देखिए, भाजपा ऐसी पार्टी है कि अगर हम लोग जीतते हैं हारते हैं पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। सबसे पहले ना तो इलेक्शन कमीशन पर आक्षेप लगाते हैं, ना ईवीएम का रोना रोते हैं, हम लोग पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो जहां हमने अच्छा किया है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जहां हमसे और हम बेहतर कर सकते थे उसकी भी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि इतने आंकड़ों का फर्क है और उम्मीदों से कई कम हमारी सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है एक बहुत गहन समीक्षा की इसमें ज़रूरत है। मुझे खुशी इस बात की है कि लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी और लार्जेस्ट अलायंस के तौर पर भी हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब की बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन यूपी में जो हुआ है और जो हमारे और भी जगहों में कम सीटें आई हैं, तो मुझे लगता है उस पर बहुत ही जरूरी है। शाजिया जी 80 में 80 की बात कर रहे थे, 80 में आधी भी नहीं आई है, और इसमें मंथन हो 80 में 80 की बात कर रहे थे, क्या कुछ हो गया है ग्राउंड पर। आप 80 में 80 की बात कर रहे थे, आधी भी नहीं आई है। इस पर भी आगे आपसे बात करेंगे। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, चिराग पासवान हमेशा कहते रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। मोदी जी के हनुमान ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ है कई जगहों पर। धीरेन्द्र जी को आवाज आ रही है? उनकी आवाज शायद नहीं आ रही हम तक। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हाँ बोलिए धीरेन्द्र जी बोलिए। आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है धीरेन्द्र जी बोलिए। कह रहा हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा 5 सीट हम लोगों ने गठबंधन में लड़ा था हमारी पार्टी ने, और 5 की 5 हम जीत रहे हैं।
बिहार में भी अच्छी जीत हो रही है कुछ सीटों को छोड़ करके। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें थोड़ा कमी है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर गहन चिंतन करेगी और बराबर काम करने वाली पार्टी है। मैं इतना बताता हूं कि बिहार में घूम घूम कर, देश में घूम घूम कर हम लोगों ने कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जनता से हमने वादा किया था, जनता से सहयोग मांगा था, जनता ने हमें सहयोग दिया, हमारे गठबंधन को सहयोग दिया सुचित्रा जी। और आज हम 300 के करीब 290-92 जो टैली चल रहा है, तो हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। और देश में एक बार फिर से जो कहा करते थे लोग कि आएगा तो मोदी जी आ गए हैं, तो मैं देशवासियों को, देश के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः तीसरी बार देश को मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उनको बनाने जा रहे हैं। इस वक्त बिहार में जहां तक बात है, हाँ बोलिए कंप्लीट करिए फिर मैं बोलूँ जी। नहीं, बिहार में जो हम लोगों की जीत हुई है, तो 4-5 सीट मिली है, आरजेडी को 4 सीट बता रहे हैं तो, और 2-3 सीट, ये कोई मुद्दे की जीत नहीं है। ये सिर्फ जातीय समीकरण को देख करके किसी के अगर कहीं पे घर में आग लगे, वहां पे ये रोटी बना करके और बोल रहे हैं कि देखो रोटी कितनी अच्छी बनी है, ये कोई मुद्दे की जीत नहीं है। यही चीज उत्तर प्रदेश में हुआ है जो पीडीए का हुआ है। अगर हमारे कोई एनडीए में मजबूती से कोई कास्ट खड़ा था, उसके जाति का वहां पे टिकट दे करके अपने लोगों को थोड़ा कम करके दिया, उसी का ये फलाफल आया है। और बिहार में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार में जो लोकप्रियता उनकी है वो भी दिख गया है। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व लोकप्रियता उनकी दिखी है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के। तो गठबंधन के सारे नेताओं के प्रति बिहार के लोगों में जो प्रेम है फोन भी चला गया, उसका प्रकटीकरण हुआ है। खबर तो यह है कि चिराग जी को भी फोन गया है। ये तो देखिए फोन गया है जी से मिलने सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, फोन जीतन राम मांझी से भी सुचरिता जी फोन आया है, लेकिन आया है आदरणीय अमित शाह जी का। तो हमारे गठबंधन के नेताओं का अगर एक दूसरे का फोन आता है तो इसमें क्या इतराज है? तो बधाई देने का दिन है। एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो आंकड़े स्क्रीन पर हैं, 291 एनडीए है और इंडिया गठबंधन 233 है। अब इस नंबर के बाद आपको भाटी जी जहन में जरूर आ रहा होगा कि 50 और मिल जाती कहीं। अब ये चीज तो आपको लगेगी, आपके गठबंधन को लगेगी 50 और सीटें आ जाती तो हम थोड़ा कहीं सरकार बनाने के आसपास कहीं आ पाते। लेकिन ये भी हकीकत है कि सरकार तो एनडीए की ही बन रही है। इस बात को लेकर तो मुझे नहीं लगता कि कोई पसोपेश है। लेकिन बड़ी खबर एक आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी से बातचीत करके राहुल गांधी ने सपा प्रमुख को बधाई दी है। राहुल गांधी ने सपा प्रमुख से बातचीत की है, उनको बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन को लेकर उनको बधाई दी गई है। एक तरफ दोनों पार्टी गठबंधन में, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। और यही समाजवादी पार्टी जब 2019 में बसपा के साथ गठबंधन में थी तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन सुचरिता जब 17 में कांग्रेस के साथ तब भी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार फायदा खुद उनको हुआ है, सपा को। और सबसे बड़ी बात है, आपने बसपा का जिक्र किया, हालांकि मैं बसपा का कोई नेता नहीं है अभी, लेकिन बसपा का वोट शेयर भाटी जी 19% से सीधे 1.5% हो गया। अब वो वोट शेयर का जो फायदा है वो आपको हुआ है या फिर उसका फायदा, मुझे लगता है सीधे सीधे वो वोट ट्रांसफर आप ही को हुआ है, क्योंकि वो वोट शेयर एकदम से गायब है। 18% के करीब वोट शेयर जो बसपा का था वो गायब हो गया है। अब सोचिए यूपी में ये तस्वीर बदली है, तो ये बहुत अच्छी तस्वीर एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए नहीं है। शाजिया जी, इसी पर मैं आ रही हूं। वहां अखिलेश यादव को बधाई देना है राहुल गांधी। अब आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि चुनाव के बाद ये तस्वीर होगी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे। हालांकि तस्वीर ऐसी नहीं है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार को तोड़ लेंगे, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लेंगे, कुछ इस तरह से सरकार बन सकती है। देखिए, जनादेश स्पष्ट है, साफ है, सबको दिख रहा है और बिल्कुल, और मुझे लगता भी है कि राहुल जी को भी बधाई देनी चाहिए और उनको देनी चाहिए, अखिलेश जी को, हम सबको उनको देनी चाहिए, उन सबको हमको देनी चाहिए। तो मतलब लगता है बधाई के पात्र हम सब हैं। और यूपी में फिक्र की हमें हमारे लिए वजह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने आप को देखती है, परखती है।
सिर्फ आईने को नहीं साफ करती, अगर चेहरे को धोने की भी ज़रूरत होती है तो चेहरा भी धोती है और साबुन का भी इस्तेमाल करती है। तो भारतीय जनता पार्टी समझेगी जहाँ जहाँ हार हुई या कमी हुई हम उसको बिल्कुल देखेंगे, जहाँ जहाँ जीत हुई वो उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या उसकी वजूहात रही हैं, जिस राम मंदिर को इस बार जिस राम मंदिर को लेके सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए, जिसका असर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि साउथ तक दिखाने की कोशिश की गई थी, वहीं जहां राम मंदिर बना वो सीट हाथ से निकल गई है, वहीं पर हार गए। नहीं, मुझे एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ नाम, मुझे नहीं लगता कि वो एक दिखाने की कोशिश थी, एक इमोशनल एक कनेक्ट एक आम व्यक्ति का उस राम मंदिर से था, क्योंकि हमने वहां हम अयोध्या भी गए और हम तो चुनाव के दौरान अनामिका आप भी और मैं भी हम घूमे भी हैं, तो राम मंदिर के साथ और जो लोग वोट देते थे वो लोग राम मंदिर की बात जरूर करते थे, लेकिन वो जो इमोशनल कनेक्ट है शाजिया जी वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया आप लोगों के लिए, ऐसा लग रहा है। देखिए राम मंदिर हमारे लिए हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है, हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, उसका एक अहम और प्रमुख अंग रहा है। उसको कहा जाता है रहा ये बाकी पार्टियों की तरफ से कि ये एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन हमने बाकायदा इंतज़ार किया और एक आस्था का सम्मान के नाते हम लोगों ने लोगों की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, रूल ऑफ लॉ की भी, उस दोनों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने इंतज़ार किया और आप देख रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि हमको उसको राजनीतिक तराजू से हम तोलेंगे कि उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। शाजिया जी बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर आ रही है और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान अनामिका, जरा शाजिया जी को भी बता दीजिए, भाटी जी को भी बता दीजिए, दोनों यहाँ बैठे हुए अभिषेक जी को भी बताइए। अभिषेक जी सुन लीजिए क्या कह रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चुनाव नतीजों पर बयान दे रही है, अखिलेश ने बहुत अच्छा किया है, खुश हूँ, मोदी को बहुमत नहीं मिला, नीतीश टीडीपी को अच्छे से जानती हूँ, ये किस ओर इशारा है? जो बातें कही जा रही थी कि भाई शरद पवार से बातचीत हो गई है, फोन कर दिया गया है उनको, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनी ओर लाने की कोशिश, क्या ये इशारा उस तरफ है ममता बनर्जी का, ये बात कह रही है वो? अभिषेक जी अगर आपको आवाज आ रही है, ममता बनर्जी कह रही हैं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, आपको क्या लग रहा है इस बयान का मतलब क्या है? हम लोग भी ममता जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि भाई उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या रहती है। कांग्रेस पार्टी को जितना हो सके उतना कोसा, फिर सीटें आ गई हैं, फिर सोच रही है, ख्याली पुलाव पका रही होंगी कि शायद नीतीश जी का, शायद टीडीपी का साथ मिल जाए तो केंद्र की सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, कुछ भलाई शायद इनको भी मिल जाएगी और भ्रष्टाचार कर पाएंगे ये लोग। तो ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। हमारे नेता के खिलाफ अगर ये नहीं बोले तो फिर टीआरपी कैसे मिल पाना? और ममता जी को क्या मालूम, नीतीश जी ने प्रयास किया तब जाकर इंडी का स्वरूप तैयार हुआ था और रंग में भंग किस तरह डाला जाता है ये ममता जी को बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो ख्याली पुलाव नहीं पकाए तो अच्छा, असली का पुलाव पकाएं, खाएं और जो सीटें जीते हैं उस पर जश्न मनाएं। इस मुगालते में ना जिए कि देश की सत्ता बदलने वाली है और एनडीए की सत्ता नहीं है। ये तो ये सब मैं एक बार चाह रही हूँ, अगर ममता बनर्जी का बयान है और वो हिंदी में बोल रही है तो उसे सुना दें, या फिर वो अगर अंग्रेजी में बोल रही हैं तो उसको सुना सकते हैं हम चेतन क्या? ठीक है, हम एक बार जरा देख रहे हैं कि अगर हम वो बयान चला सकते हैं। अखिलेश यादव को बधाई आ रही है भाई भाटी जी, ममता दीदी ने भी अब बधाई दे दी है। अब ये तो बात सही है कि इस वक्त सारी नजरें अखिलेश यादव की तरफ घूम गई हैं और ये चिंताएं थोड़ी बीजेपी के लिए बढ़ाएंगी यूपी में भी, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये आपकी पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन है, मैंने उसके लिए बधाई आपको दी, लेकिन ये नुकसान जो है ये टू मच रिलायंस ऑन नरेंद्र मोदी भी है क्या? हर उम्मीदवार को इस बात से भरोसा था कि भाई नरेंद्र मोदी हैं तो जिता देंगे। जब व्यक्ति का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को ईश्वर के बराबर मानने लगता है या उससे भी ऊपर, जब ये अहंकार पाल लेता है आदमी के हम राम को लेके आए हैं, जब उसे एक गलतफहमी हो जाती है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, मैं तो दूसरे तरीके से आया हूँ और भेजा गया हूँ, तब ऐसे ही परिणाम आते हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है, अहंकार की एक सीमा होती है जो वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था। और इन चुनावों में सबसे बढ़िया परिणाम, जो सबसे ज़्यादा अच्छी सुखद बात है देश के लिए, वो ये है, अभी कल तक क्लियर हो जाएगा कि सरकार एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी, लेकिन सरकार किसी की भी बनो, विपक्ष मजबूत रहेगा।
अगर एनडीए की भी बनेगी तो भी विपक्ष मजबूत है, और इंडिया की बनेगी तो भी विपक्ष मजबूत है। शिखा को लाइव जो डिक्टेटरशिप का खतरा पैदा हो गया था देश में, तानाशाही का खतरा पैदा हो गया था, उस खतरे से देश शाजिया जी बोल रही है, शाजिया जी जवाब दे रही है, बचा लिया है। शाजिया जी का ऑडियो दीजिए। शाजिया जी देखिए, जनादेश बहुत साफ है, हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार मोदी जी फिर से सरकार बना रहे हैं। प्रधान सेवक के तौर से वो सेवा करेंगे और सुशासन बरकरार रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, और देश हमेशा अग्रसर रहेगा। जिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है, जिस दिशा में, उसी दिशा में आगे जाएगा विकसित भारत की तरफ। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं भाटी जी, और आप बात कर रहे हैं दुनिया भर की, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा मकसद है कि मैं, और मुझे ये दैविक एक मेरे पास एक आशीर्वाद है कि मैं, मेरे लिए मुझसे ये काम हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बायोलॉजिकली अलग हूं या किसी से। तो इस तरह की बातें ना फैलाइए, शोभा नहीं देती। 60 सीटें अच्छा कम हो गई इनकी, फिराक दिली फिर भी कह रही है हमारा जनादेश बड़ापन बढ़ा है। दिखाइए, खुश होइए और बधाई मुझे दीजिए आप, मैं भी आपको दूंगी बधाई। लेकिन हर वक्त इतनी कर्कश, इतनी नकारात्मक बातें शोभा नहीं देती हैं। आज के दिन तो थोड़ा जहर ना उगलिए, आज तो एक अमृत काल के दौर में अमृत से देखिए शाजिया जी, ये बड़ा क्लियर है कि एनडीए की सरकार बन रही है। कुछ प्यार मोहब्बत की दुकान वाले लोग कम से कम मोहब्बत का अभी तो मुजाहरा तो करते। सरकार आपकी बन रही है, आप खिलाइए लड्डू भाटी जी को। राजिया जी, आपको बधाई कि आपकी पार्टी की 60 सीटें कम हुई हैं इस चुनाव में, इसके लिए बिल्कुल खिलाएंगे। अगर इसमें आपको बधाई लेनी है तो मैं दे रहा हूँ आपको लड्डू खिलाएंगे, आपको लड्डू के अलावा खाना खिलाएंगे। और मुझे लगता है और बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छे विपक्ष के रूप में आप होंगे, और मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस होगा। आप कभी ये नहीं कह सकते कि देखिए पूरी तरह से मेजॉरिटेरियनिज्म है। आप कभी ईवीएम को आप गाली नहीं बक सकते, आप इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं बक पाएंगे, आप जुडिशरी के बारे में बुरा। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह के बयान इस चुनाव की गिनती से पहले आए भाटी जी। अभिषेक जी सुन रहे हैं आप, कंचना जी जो बयान आए थे, कफन बांध के तैयार हो जाइए, इस बार आर या पार की लड़ाई है और प्रतिकार होगा अगर कोई गड़बड़ी हुई, ये सब आपके नेता मनोज झा जी का बयान है। प्रतिकार होगा, पप्पू यादव ने कह दिया था, वो तो सीट जीत गए अपनी, वो भी आपके लिए थोड़ा डेंट। पप्पू यादव ने कह दिया मैं कफन बांध के तैयार हो जाइए। तो ये सब जो बयान है, अखिलेश जी ने कहा कि भाई तैयार रहिए, ये इस तरह के बयान दिखाने की कोशिश थी कि ऐसा कि जो भी अगर जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम ठिकरा फोड़ेंगे इस पर। लेकिन जब जनादेश आया है, अब तो मानिए कि आप इस तरह की बातें कर कर क्यों एक तरह भड़काने की कोशिश कर रही थी। कंचना जी, इस तरह के बयानों से तो भड़काने वाली बू आती है। अब नतीजे ऐसे आ गए हैं तो वो अब सब कुछ ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, नतीजे भी ठीक है, सब ठीक है। सुचेता जी, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिख रही है। मेरी आवाज मुझे बैक आ रही है, ठीक करवा दीजिएगा। मैंने साजिया इल्मी जी को कभी इतनी सहजता से बात करते हुए नहीं सुना। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि पहली बार मैं साजिया जी के साथ डिबेट में हूँ और बहुत ही सहज बात कर रही हैं वो। और दूसरा मैं तो कहूंगी कि जदयू के प्रवक्ता मेरे भाई कंचना जी वापस लौट रहे हैं, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा और अभिषेक जी से भी इस पर जवाब लूंगी। लेकिन बड़ी खबर इस बीच एक आ रही है, बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। आधे घंटे में दिल्ली ऑफिस जाएंगे पीएम, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। शिखा भी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ी है, वहां से तस्वीर जश्न की दिखा रही है। शिखा, जश्न लगातार जारी है, लेकिन पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारी वहां पर? जो है वो पूरी कर ली गई है। बीजेपी ऑफिस के सामने मैं मौजूद हूं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। देखिए पटाखे यहाँ पर छुड़ाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यार रौनक जो है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि एक बार फिर से मोदी सरकार जो है वो यहाँ पर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बीजेपी मुख्यालय का माहौल है जहाँ पर पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं और यहाँ इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कब वो यहाँ पर आएंगे और उनको संबोधित करेंगे। जैसा कि हर बार होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं चुनावों के बाद और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अलग अलग तरीके से कमल का फूल भी यहाँ पर लेकर आए हैं। ये देखिए, यहाँ बजरंगबली के वेश में जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल का फूल है। और शिखा, जरा इनसे बात करिए, जो आंकड़े आए हैं उन पर जरा इनसे बात करिए। बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर मोदी सरकार एक बार फिर से आई है, 300 के करीब जो है एनडीए का, क्या? देखिए, मोदी जी को एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और मोदी जी से और लोग जुड़ेंगे इसके बाद भी, और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और पूरे जोश से यहाँ कार्यकर्ता आए हैं। और दिल्ली में हमने 7 सीटें मोदी जी को जीत के दिए हैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने, तो इसलिए मोदी जी के साथ पब्लिक खड़ी है। थोड़ा बहुत हमारी सीटें कमी है, लेकिन हमारे मोदी जी को भरपूर समर्थन एनडीए को मिला है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मोदी जी जीते हुए आंकड़ों को लेके क्या बोलेंगे? जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो क्या है, बहुमत पूरा कर लिया एनडीए ने। तो देखिए, बहुमत पूरा कर लिया। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से? बिल्कुल, फिर से आ रहे हैं वो। आप भी फिर से आ रहे हैं मोदी, फिर से आ रहे हैं, 7 सीटें लेके आए। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, एनडीए के इतना बहुमत आया है। क्या बोलेंगे? देखिए, विपक्ष भी कौन सा अपने दम पर लेके आई है, उनका भी तो कहीं ना कहीं गठबंधन से ही आया है ना, जो भी आया है। मैडम, खुद तो 100 सीटें कांग्रेस पार्टी पार नहीं कर पाई। आज कांग्रेस पार्टी की हालत और वो भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 245 पार कर चुकी है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कहीं ना कहीं जितने भी लोग ये नारा लगा रहे थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, अब क्या मुलायम क्या काशीराम, सब बोल रहे हैं जय श्री राम। और मैम सिंपल बात है, जो कहीं ना कहीं राम जी का सूर्य तिलक करवाया था, आज उसी का राज तिलक हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। और पूरा दिल्ली आज भगवा में हो चुका है, पूरा बिहार भगवा में हो चुका है, पूरा देश भगवा में हो चुका है। और दूसरी बात मैम, विपक्ष को कहने दीजिए, हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं, एक चीज कहना चाहते हैं हर एक विपक्ष को। 2014 में सबका साथ हुआ था, 2019 में सबका विकास हुआ, अब 2024 में सबका हिसाब होगा। और हर एक विपक्षी को कहना चाहते हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं जो राम के लिए काम किए, जो देश के लिए उन्नति के लिए काम किए, देश का जनता अपने वोट से कहीं ना कहीं विपक्षी को चोट पहुंचाने काम किया है। और वोट से ज्यादा बड़ा एक चीज बड़ी क्लियर है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर नहीं छू पाई है, ये रियलिटी है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। तो बहुत सारे लोग, कंचना जी, जो ये सोच रहे हैं कि भाई विपक्ष के पास 233 हैं, वहां पर क्या सरकार बनाने की कोई संभावना है या वो तलाश रहे हैं। वहां पर हमारे कुछ मेहमान थे स्टूडियो में, वो कह रहे थे सबसे पहले बिखराव वही होगा अभी, इसके बाद। देखिए, कोई बिखराव नहीं होगा, ये तो सपने पहले भी देखे जा रहे थे लोगों के द्वारा जब हम चुनाव लड़ रहे थे कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। नहीं बिखरा, हम साथ में लड़े, स्ट्रेटजी रहा। ममता दीदी जो है अलग से लड़ी, पंजाब में अलायंस नहीं बना, सब कुछ हमारा भी कुछ स्ट्रेटजी होता है। इंडिया अलायंस के पास भी अपना कुछ दिमाग है, हम भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन आपने एक बहुत ये सवाल पूछा था कि क्या आप ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, इस पर नहीं भड़केंगे, आप लोग नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो हमारी ये सीटें बहुत ज्यादा होती और शायद ऐसा होता कि 200 के अंदर एनडीए अलायंस जो है वो सिमट जाता। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं भी नहीं होने के बावजूद भी हर स्टेप पे हमें मुस्तैदी से लड़ना पड़ा, हर चीज के लिए हमें झगड़ना पड़ा, तब जाके ये सीटें आई हैं। इसमें भी बीजेपी को बहुमत नहीं, और जहां तक कि हमें मालूम है, नॉलेज है कि कभी भी नरेंद्र मोदी जी को अलायंस की सरकार, खास कर दीजिए जब बीजेपी, ये जो फिगर आप देख रहे हैं 233, इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 3 ही है। 233 जो देख रहे हैं आप, इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 3 है। देखिए, हाँ, अगर आप लोग के लिए लोकतंत्र में बस नंबर ही मैटर करता है कि नंबर बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए नंबर मैटर नहीं करता क्या? सुनिए, मैं बताती हूँ। कैसी बात कर रही हैं? चुनाव में नंबर ही मैटर करते हैं मैम। सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। सुचरिता जी सुनिए, मजबूर सरकार चाहिए होती है देश के लिए। ऐसी सरकार जो किसानों के लिए कील न ठुकवाए, ऐसी सरकार जो आंसू गैस में गोले न छुड़वाए। हमारे लिए नंबर मैटर जरूर करता है, जिस तरह से आप पूछ रही है। लेकिन हम कह रहे अभी भी हम 9 पर हैं, जहाँ पर हम पिछली बार 1 पे थे बिहार में, हम 9 पर पहुंचे। हाँ, हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन थी, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उतनी सीटें नहीं ले आ पाए, लेकिन ये मुद्दों पर मिला है जो अभी किसी के प्रवक्ता नहीं। कंचना जी, ठीक है, आप कह रही हैं मजबूत सरकार चाहिए होती है। अगर इस तरह से आपके लिए, हमारे लिए केवल नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी कह रही हैं आप, लेकिन जिस तरीके से आप ये बात कह रही हैं, फिर हम भी तो ये समझना चाहेंगे ना कि आपको क्या फायदा हुआ है बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का। जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि सबको साथ लेकर आएंगे, वो आपसे पहले ही अलग होकर चले गए। तो आपका साथ में गठबंधन करने का आपको तो कोई फायदा हुआ नहीं।
नहीं, डेफिनेटली फायदा हुआ, डेफिनेटली फायदा हुआ। हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं था, हमारा मकसद था पूरे चुनाव को मुद्दे पर लाना। और अगर इनका राम मंदिर मुद्दा था तो फैजाबाद से क्यों आ रहे, आर्टिकल 370 मुद्दा था तो कश्मीर वैली से क्यों भागे, ये सारा सवाल उनको बस उनसे भी पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इंडिया अलायंस बिहार में 9 सीटें ला रहे हैं, 9 सीटों पर आगे है अभी, और हो सके रिजल्ट डिक्लेयर होने तक कितनी सीटों तक आएंगे। तब ये हम कह रहे हैं कि जहाँ पे 1 सीटों पर थे सुचरिता जी, वहाँ से हमने अपने बढ़त बने, हमने कुछ नहीं खोया है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए हमारे पास 8 एक्स्ट्रा सीटें आई हुई हैं। और ठीक है, मैं बस कंचना जी ये कह रही हूँ कि जो तस्वीर आ रही है वो अभी एनडीए की ही सरकार बना रही है और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बना रही है, तो वो तस्वीर नहीं बदली है। आंकड़े भले ही कम हुए हैं और इसके लिए बीजेपी को मंथन करना होगा, लेकिन तीसरी बार फिर से एनडीए की ही सरकार बन रही है, ये तस्वीर साफ है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा